हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। 17वीं बीपीएससी फाउंडेशन क्लास की यह पहली कक्षा है। हमने सब्जेक्ट पिकअप किया है ज्योग्राफी और हम पहले ज्योग्राफी 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक को कवर करेंगे, ठीक है। और पूरे एक सप्ताह का हमारे द्वारा शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है, जिसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कवर करेंगे माय डियर फ्रेंड। उसके बाद टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, फिर आगे के क्लासेज में हम इंटर करेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है मेरे द्वारा कि आपको एक बुकलेट खरीदनी चाहिए और वो बुकलेट है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे पॉपअप उभर के आ रहा है स्क्रीन पे, जो बोर्ड आप देख रहे होंगे आईपैड का हमारा, वहाँ पे इसको ज़रूर खरीद के रख लेना, क्योंकि कोई भी लोकेशन आप देखते हो एनसीईआरटी में, कोई क्लिक बेट मिलता है जिसे आपको लगता है कि ग्लोब पे अध्ययन करना चाहिए, मैप पे अध्ययन करना चाहिए, तो उसे ज़रूर देखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी समझदारी विकसित होगी। देखिए, कोई भी आयोग क्यों चाहता है कि आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, ज्योग्राफी को पढ़ो, मैथ को पढ़ो, रीजनिंग को पढ़ो? क्यों? हर एक सब्जेक्ट का अपना टेम्परामेंट होता है और उस टेम्परामेंट के द्वारा आपके व्यक्तित्व में कुछ बौद्धिकता का विकास होता है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के दौरान आपको प्रशासकीय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ज्योग्राफी किस तरीके से प्रशासकीय निर्णय लेने में आपको सहायता प्रदान करेगा। लेट्स से कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, बिहार में एसडीएम बन गए, आगे बढ़ते हो, सचिव बनते हो और आपको दिया जाता है कार्य कि उत्तरी बिहार में डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको एक इंडस्ट्री सेटअप, सरकार की इंडस्ट्री सेटअप करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसको क्या देखोगे? पहले ज्योग्राफिकल टेरेन देखा जाता है कि ये कैसा ज्योग्राफिकल एरिया है, कहीं बाढ़ वगैरह तो नहीं आता, इसमें पानी की उपलब्धता है, इजली संसाधन मिल जाएगा, इजली लेबर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। तो आप ये इसको कैसे आप डेवलप करोगे? ज्योग्राफी को पढ़ के डेवलप करोगे, ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जाके किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले ये देखा जाता है कि मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी नॉर्थ बिहार में, एकदम से नदन बिहार में सेटअप कर दिया और कोई संचार का माध्यम ही नहीं है, और जो बरसात का सीजन है 2 महीना 2.5 महीना, उसमें पता चले कि बाढ़ आ जाता है 1 महीना और संचार का साधन ही खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री में आप जो आपका फैक्ट्री है उसमें पानी भर जाता है। तो ये सब क्या है? आप पहले इसे कैसे लोकेट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? ज्योग्राफी के द्वारा। तो ज्योग्राफिकल जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं अमूमन एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर यदि अप्लाइड यूज देखें तो आपके डिसीजन मेकिंग में ये इस तरीके से सहायता करता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ, इकोनॉमी भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, इसके साथ साथ साइंस भी है, क्या नहीं है इसमें? ज्योग्राफी है, सब कुछ है, सोशलॉजी है, सब कुछ है, A to Z है। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की प्रॉपर समझ आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ज्योग्राफी और बिहार जैसे वर्सेटाइल या विविधतापूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन वाले स्टेट में ज्योग्राफी से शुरुआत करना ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे द्वारा ये जो नोट्स का ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको एलोबरेट करने जा रहा हूँ, इसमें एक ड्राइव है। ये नोट साइंटिफिक मैनर्ड में लिखा गया है, ये केवल शब्द का संकलन मात्र नहीं है, इसमें साइंटिफिक अप्रोच है। देखिए, आपका नोट्स पहले आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पे देखो, ये नोट्स आपको ड्राइव करेगा, आपको गाइड करेगा कि जैसे एनसीईआरटी का नेक्टार होता है ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्टार परोसूंगा, तो तथ्यात्मक जानकारियाँ तो रहेंगी ही, कैसे किस पॉइंट पे आपको ठहरना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपके दिमाग में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये इस नोट्स में शामिल है। और ये थोड़ा सा नोट्स थोड़ा सा मतलब ब्रॉड हो गया है, बड़ा सा हो गया है, हालांकि 3 चैप्टर है, फिर भी 7 पेजेस में इसको कंसाइज करने की मैंने कोशिश करी है, लेकिन 7 पेज फिर भी बहुत होते हैं। आने वाले नोट्स और ज़्यादा क्रिस्प होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ड्राइव है, आपको कैसे थ्रू आउट प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट को देखना है, किसी भी टॉपिक को देखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस नोट्स में लिखी गई हैं। तो पहले देखो, मेरे द्वारा इनपुट है, आई एम अमरिंदर तिवारी, बोधिसत्व पीसीएस मेरे ही द्वारा जो है रन किया जाता है। ये नोट्स जो प्रिपेयर करवाया है, मेरे द्वारा करवाया गया है, मैं करा हूँ, इसमें ये नोट्स आपको क्या कहना चाहता है, किस तरीके से किसी सब्जेक्ट को टैकल करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, तब जाके आप आगे के प्रिपरेशन बहुत इजीली कर पाओगे। जैसे नोट्स आपसे कह रहा है कि मैं आपका नोट्स हूँ, एनसीईआरटी कक्षाओं के पुस्तकों का सार, परंतु मैं आपको पूर्णता का अनुभव कराऊंगा।
ठीक है, जिसके लिए जरूरी है कि आप मुझे ज्ञान अर्जन की दृष्टि से देखें, केवल बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं। ये सब मेरी पूर्णता से छिटके हुए अंग हैं और मैं अपने ज्ञानवर्धन से आपके ज्ञानवर्धन में सहायता करूंगा और आपका ज्ञान आपको बीपीएससी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। अतः आप मुझे उत्साहपूर्वक ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ें। हम क्या होता है कि हम एक माइंडसेट लेके आते हैं कि हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। देखो, 6ठी से 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लेकिन पहले आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हमें ज्ञानार्जन करना है, हमें नॉलेज गैदर करनी है। ठीक है, जब आप ज्ञानार्जन के मोटिव से पढ़ते हो ना किसी भी टॉपिक को, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जगता है। मान लीजिए जब मैं आज का ये पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, तो जब आप ज्ञानार्जन की दृष्टि से देखोगे तो सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ब्रह्मांड का फिगर उभर जाएगा। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आपने ऑब्वियस 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं और पूरा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है। आप सब में बहुत सारे मास्टर्स भी होंगे, तो आपके मना मस्तिष्क में मैं ये आशा करता हूं कि जब भी आप किसी पॉइंट को, टॉपिक को पढ़ो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिगर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। ये क्लास है मेडिटेशन का। आपका जो वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, वो मेडिटेटिव होना चाहिए, ना कि फैक्ट्स का संग्रह। जब आप मेडिटेटिव अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो आपके लिए आईएएस और पीसीएस का प्रिपरेशन कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि ये सब मेरी पूर्णता से छिटके हुए अंग है, ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है। ठीक है, और इसमें से एक अंश है बीपीएससी या यूपीएससी की एग्जामिनेशन या अदर स्टेट पीसीएस या वनडे कोई भी एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो या टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ो, ज्ञान अर्जन की दृष्टि से पढ़ो। आपको नए नए फैक्ट्स आपको रोमांचित करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपकी उत्सुकता जो है थ्रू आउट प्रिपरेशन बरकरार रहेगी और इस उत्साहपूर्वक माइंड के साथ अंदर हैप्पीनेस को रखते हुए, सस्टेन करते हुए ज्ञानार्जन की दृष्टि से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको अलग से बाह्य मोटिवेशन की, जो टॉक्सिक मोटिवेशन वाला सिस्टम आजकल चल रहा है ऑनलाइन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपने सारी चीजें, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, और एक मोटिव मैंने दे दिया कि आपको बीपीएससी को माइंडसेट में रख के नहीं पढ़ना है। जब टेस्ट होगा ना, उस दिन आपका माइंडसेट केवल बीपीएससी का होना चाहिए। और देखो कि जो आपने ज्ञान अर्जन हासिल किया है, कितना अप टू मार्क्स हासिल किया है, ताकि आपका टेस्ट जो है अच्छा जा रहा है कि नहीं अच्छा जा रहा है। आप जब ज्ञानार्जन अच्छे तरीके से करोगे तो आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा। आपके दिमाग में हमेशा प्रश्नों का एक मिल्की वे बहना चाहिए, एक प्रश्नों का ब्रह्मांड रहना चाहिए। हर एक पॉइंट पे रुको, क्वेश्चन करो, अपने दिमाग को ट्रिगर्ड आउट करो कि भैया मेरा दिमाग, तुमने क्या पढ़ा, इससे कुछ क्या नया सीखा। इससे यदि प्रश्न अराइज मैं किसी से पूछना चाहूँ या कोई मेरे से पूछना चाहे तो किस तरीके से पूछ सकता है, ये है एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर है 6ठी कक्षा की। एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। ऐसे चांद सितारों से संबंधित बहुत सारे शेर व शायरियां आपने सुन रखी होंगी, और जब सुनते हैं तो आपको रोमांच का अनुभव होता है। तो थ्रू आउट प्रिपरेशन यदि आप इसी रोमांच का अनुभव करते हो तो आप समझ जाओ कि इस चैप्टर्स के लिए आप फुल्ली तैयार हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो जीत की, सक्सेस की माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपके इस अनुभव को इस पाठ में मैं कई बार झकझोरूंगा, जो आपको रोमांचित करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो चलिए, जो आपके इस अनुभव को इस पाठ में मैं कई बार झकझोरूंगा, जो आपको रोमांचित करती है। तो चलिए इस अवस्था की खोज शुरू करी जाए, उस रोमांचक दौर में प्रवेश किया जाए। चलिए, बात आ जाती है ब्रह्मांड की। बचपन से आप पहले तो, अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, पहले मताएं चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोना के कटोरिया में दूध भात ले आवा, बाबू के खिलाओ हमरा गुटुक। ठीक है, पहले एक्सपोजर होता था, बच्चों के दिमाग में ना क्यूरियसिटी डाली जाती थी। आजकल क्या है, आज भी क्यूरियसिटी डाली जा रही है कुछ पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन बच्चों को पहले ही से एक सेटअप इन्वायरमेंट में डाला जा रहा है। ठीक है, जिनमें उनका सोच कहीं ना कहीं बाह्य फैक्टर से डिसाइड किया जा रहा है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा देख रहा है, जैसे बबलू डब्लू सीरियल है,
मेरी छोटी बच्ची है 3.5 साल की, बबलू डब्लू सीरियल देखती है, तो उसमें मैंने देखा कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लखा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये छठी कक्षा की बुक है, मैं आपको क्या ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मोटिव दे रहा हूं ना, उस मोटिव के साथ यदि मैं पढ़ाता हूं और आप उसको पढ़ते हो खुद से भी, तो आपके लिए जर्नी जो है बहुत आसान होने वाली है। तो वो लखा सब कार्टून कैरेक्टर हैं। तो वो लखा को क्या करता है, उसका बॉस कॉल करता है और कहता है कि लखा तुम्हारी 1 महीने की जो है छुट्टी है और तुम्हें 2 महीने की सैलरी जो है एज अ बोनस दी जाती है। तो लखा प्राप्त करता है सैलरी और 2 महीने में खा के उसे ख़त्म कर देता है, और फिर उसके पास स्कार्सिटी, इकोनॉमिकल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है और वो फिर किसी और माइंडसेट में चला जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो और फिर जॉब की खोज में चला जाता है। तो जब आप बच्चे इस माइंडसेट के साथ देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो समाहित हो गया उनके दिमाग में कि चलो भैया हम क्या करेंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, दोनों इक्वल हैं एक तरीके से देखा जाए। एक तो सीख मिलती है कि यदि आप सैलरी बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लोगे, जो आपके पास संसाधन है उसे बहुत जल्दी सस्टेनेबल तरीके से नहीं यूज करते हो, बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हो, तो जो है आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो जाती है। या जो इंजॉय ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस करने के बाद, पैसा खर्चा करने के बाद जो उसे इंजॉय मिलता है, वो बच्चे ज़्यादा कैप्चर करते हैं। ठीक है, कठिनाई दुख क्या होगा, दिक्कतें क्या होंगी, ये कोई इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। जो प्रॉम्प्ट एंजॉय होता है ना, उसको लोग ज़्यादा ग्रैब करना चाहते हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये फीडअप होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता था, ब्रह्मांड की तरफ दिखाया जाता था, या हम भी जब छत पे सोते थे तो आंखें खोल के ब्रह्मांड की तरफ, चांद सितारों की दुनिया को देखते थे, तारों को काउंट करने की कोशिश करते थे। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल एक्सपोजर दिया जाता था, इन्फिनिटी का एक्सपोजर दिया जाता था। लेकिन आजकल सबकी गर्दनें झुकी हुई होती हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे टिकी हुई होती हैं, कोई अपने बाह्य वातावरण में देखने की कोशिश नहीं करता। तो मेरा प्रयास है आपके उस बच्चे वाले दिमाग को एक्टिव करना जिसको इन्फिनिटी एक्सपोजर दी जाए। तो लेट्स से आप ब्रह्मांड की बातें करते हो, तो आप आंख खोलिए और आसमान में देखोगे तो अनगिनत तारे, जिसमें सूरज भी है, चंद्रमा भी है और बहुत प्रकार के खगोलीय पिंड भी हैं। ठीक है, ये सब चमकते, बहुत तरीके की वस्तुएं जो हैं आपको आसमान में चमकती हुई दिखाई देंगी, टिमटिमाती हुई दिखाई देंगी। इनको क्या बोला जाता है, ये जो वस्तुएं चमकती हुई, टिमटिमाती हुई, जिसमें चांद भी है, तारा भी है, अन्य तारा भी है, सूरज भी है आपका, ये सब कहलाते हैं कैलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए। अब खगोलीय पिंड एक तो हो गया, अब इससे आगे क्या, इसमें कुछ खगोलीय पिंड जो है आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। आपको पता होना चाहिए। आप खगोलीय पिंड का मतलब क्या, जब आप पिंड का एक शब्द जो है आपके दिमाग पे कोई फेंकता है, उसका प्रहार करता है, तो आपको लगता है पिंड मतलब बना होगा किसी सब्सटेंस से, मतलब ऑब्वियस किसी सब्सटेंस से, लेकिन कठोरता की अनुभव ज़्यादा होती है आपको, किसी कठोर वस्तु से बना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे कैलेस्टियल बॉडीज जो हैं कुछ गैसों से भी बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित करते हैं। जब इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है और इसका ये लोग उत्सर्जन करते हैं, तो इन्हें तारा बोलते हैं। ठीक है, आपकी पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूरज है, जो कि एक तारा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आ गई। कैलेस्टियल बॉडीज किसे बोलते हैं, और जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो केवल कठोर सब्सटेंस से ही नहीं बनी होती हैं, गैसों से भी बनी हुई होती हैं। बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, जिसका वो रेडिएशन करते हैं, और उस रेडिएशन से अपने आसपास के अन्य ग्रहों वगैरह को जो है क्या करते हैं, प्रदीप्त करते हैं या उनको ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, और इनको ऐसे जो खुद के पास जिनके वैसे पिंड जिनका खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, वो तारे कहलाते हैं। ठीक है, और सूरज भी जो है आपका एक तारा है। चलिए एक और तारे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ध्रुव तारा। ठीक है, अब तारे का मतलब, तारा जो यहाँ पे ऐड हुआ है, तारे का मतलब ध्रुव तारा के पास अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है, जिसका ये उत्सर्जन करते रहते हैं। यह उत्तर दिशा को बतलाता है। इसकी स्थिति सप्तऋषि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सप्तऋषि एक्चुअली एक तारामंडल का हिस्सा है,
सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर और बिग बेयर नक्षत्र मंडल का एक तारा है। देखो आपको फैक्ट्स भी जो परोसा गया है ना, वो फैक्ट्स पहला एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि इसकी स्थिति सप्तऋषि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि भैया ये सप्तऋषि क्या है, जस्ट उसके नीचे उसका आंसर दिया गया है। ठीक है, ऐसे मतलब इसको मैं ऑर्गेनाइज इसलिए करवाया हूं ताकि आप प्रश्न पढ़ो ना, आप कोई तथ्य पढ़ो, प्रश्न नहीं कोई तथ्य पढ़ो ना, तो एक क्लिक बिट आपको उसमें जरूर हो, एक ऐसा पॉइंट हो जो आपकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर आउट करे। ऑब्वियस बहुत लोगों को पता है कि सप्तऋषि क्या है, बट बहुत लोगों को जिनको नहीं पता है वो क्यूरियस हो जाएंगे या चिंता में आ जाएंगे कि सप्तऋषि होता क्या है, और उसी चिंता का ठहराव जो है उनके अगले तथ्य में आपको मिलेगा कि सप्तऋषि अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। अब यहां पे आ गया, ऑब्वियस आपको लग रहा होगा कि बिग बियर या अर्सा मेजर जो है एक नाम है, लेकिन एक नक्षत्र मंडल क्या है। तो नक्षत्र मंडल आप देखोगे ऊपर आसमान में, या यूं कहें कि हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को कहते हैं। तारों का एक्चुअली समूह होता है जिनका किसी आकार में निर्माण हो जाता है, हम देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है, उसी पैटर्न को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये तथ्यों का संकलन आप में चला गया। और कैसे ट्रिगर आउट हो रहा है कि देखो इसमें ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा को बतलाता है, सप्तऋषि की सहायता से ज्ञात करते हैं। सप्तऋषि क्या है आपको पता चल गया, बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपके सारे प्रश्नों का उत्तर और जो भी क्लिक बैट है सब आपको प्रोवाइड करा दिया मैंने। अब ये अर्सा मेजर या बिग बियर, तो देखो आप यहाँ पे एक तारों का समूह है ना, एक तारा मंडल है। अब इसमें बनाया गया, इसका आउटलाइन ड्रॉ किया गया है, तो एक मतलब बियर के जैसे, भालू के जैसे आकार में ये लगता है। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये भालू के जैसे कैसे, समझ लिया लेट से कि आप जैसे बचपन में आपने बहुत ज़्यादा अनुभव किया होगा, या अभी भी आप किशोरावस्था में अनुभव किए होंगे, या अभी आप अपने यूथ एज में अनुभव कर रहे होंगे, जवानी में अनुभव कर रहे होंगे, अभी भी अनुभव करते होंगे कि जैसे आप जा रहे हो रास्ते में और चांदनी रात है, ठीक है, तो आपके सामने एक पीपल का पेड़ पड़ गया या शीशम का वृक्ष पड़ गया, तो उसके देखो अब उसे रोशनी तो ज़्यादा आर पार होती नहीं है, तो वो सब क्या होते हैं, एक आकृति में दिखाई देंगे। कुछ भूत की आकृति में दिखाई देंगे, डरावनी आकृति में, कुछ हाथी की आकृति में दिखाई देंगे, कुछ आकृति में दिखाई देंगे। सेम सिचुएशन, सेम जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये अप्लाई होता है यहाँ पे क्लेस्टियल बॉडीज पे, तारों के समूह पे। ठीक है, तो कुछ बियर के फॉर्म में दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि लोग जो है सराउंड रूप में बैठे हुए हैं, तो उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऐसे ही जो बियर के फॉर्म में दिखाई देते हैं उनको अर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है। इसी अर्सा मेजर का पार्ट है सप्तऋषि। तो आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों को क्या किया गया है, येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे समाहित कर दिया गया है, जिसे सप्तऋषि नाम दिया जाता है। ठीक है, मैंने इसको हटा के अलग कर दिया है। और पोलर स्टार का जो है, पोल स्टार जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, उत्तर दिशा का पता लगाने में जो सहायता करता है, इसी के द्वारा जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे देखो ये सप्तऋषि हो गया, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं, या यहाँ से 2 नंबर स्टार से देखोगे तो ये उत्तर की तरफ आपको दिखाई देगा पोल स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा जो शादियों में ध्रुव तारा को भी दिखाते हैं, बहुत अटल रहता है, इसका पथ अटल रहता है। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं जो चमकती हुई दिखाई देती हैं, इनके मैंने एक बताया कि आपके उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। तो क्या आपके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या सारे जो भी पिंड्स होते हैं सबके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है? आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। देखो, प्रश्नों का उद्गार ही आपके प्रिपरेशन को आसान बनाता है, और क्यूरियस माइंड के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वो ज़्यादा दिन तक जो है, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी आप नहीं भूलते हो, इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, देखिए साइंस अब NCERT सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से लोग पढ़ाते हैं, कुछ फ्री में पढ़ाते हैं, कुछ कॉस्ट लेके पढ़ाते हैं, बहुत तरीका है लोगों का अपने मार्केटिंग करने का। लेकिन हमारा अप्रोच जो है ना साइंस NCERT को लेके कुछ और है,
कुछ और साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ये मतलब यहाँ पे मतलब मजाक वगैरह बिल्कुल मत समझिएगा कि किसी भी एक भी लेक्चर को आप लाइटली लें, लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अच्छा, कुछ तो नया आपको सीखने को मिला होगा मार्केट से, मतलब कुछ तो डिफरेंट है, ये अप टू मार्क है। यदि आप इस लेवल से प्रिपरेशन कर लिया तो आप IAS का भी दे सकते हो, अदर स्टेट PCS का भी दे सकते हो, जिसका BPSC एकमात्र हिस्सा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो क्यूरियोसिटी अपनी बरकरार रखो, और जितना प्रश्न किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप अपने मन में सोचोगे उतना ही आपकी क्यूरियोसिटी का जो पैरामीटर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में ये ख्याल आया कि आसमान की प्रत्येक पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हर एक पिंड के पास नहीं होता है। बहुत ऐसे पिंड हैं जिनका अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है और इनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ये अपने तारे से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, और इसका स्टार कौन है? वो सूरज है, और सूरज से ये ऊष्मा तथा प्रकाश ग्रहण करती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपने ज्ञान अर्जन कर लिया। अब BPSC एक क्लिक बैट प्रोवाइड कराता है MCQ के फॉर्म में, और उसमें एक स्टेटमेंट देता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। और उसमें एक पहला स्टेटमेंट देता है कि ब्रह्मांड के सभी पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, ब्रह्मांड के कुछ पिंडों के पास ही अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया शब्दों के हेरफेर करके। तो अब यहाँ पे लगा दिया कि ब्रह्मांड के सभी पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट आपने 6ठी कक्षा में डेवलप करा क्वेश्चन के थ्रू, क्यूरियोसिटी के थ्रू, कि ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं में ऊष्मा और प्रकाश अपना नहीं होता है, ये कभी कभी अपने तारों से जो है ग्रहण करते हैं। कभी कभी क्या, जिनके पास नहीं होता है वे अपने नज़दीकी तारों से ग्रहण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको देखते ही क्लिक बिट करेगा और आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा कि ना भैया ये तो गलत है, सभी पिंडों के पास नहीं होता है। पृथ्वी के पास कहाँ है? पृथ्वी तो सूरज से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये से ही प्रिपरेशन करा जाता है। ठीक है, और एक बार जब आपने मेरा वीडियो लेक्चर देख लिया तो आपके लिए नोट्स से रिविजन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और मैं जो नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा ये इसी साइंटिफिक क्लिकबिट के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो है यदि आप नोट्स भी पढ़ो तो आपको जो है बार बार वैसे क्लास की फीलिंग आए और ऐसा लगे कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आपको अलोन फील ना कराऊं मैं। ठीक है, ये हमारे नोट्स का प्रयास है इस बार। ठीक है, आपकी पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है, बच्चों वाली चीज दी गई है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया ना, आपने ग्रह देख लिया, तारा देख लिया, अब यहाँ पे देखा कि आपने एक उपग्रह शब्द लिखा गया है। तो उपग्रह क्या होता है? आपके मन में क्यूरियोसिटी जगी, उसका उत्तर जस्ट नीचे है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को, जो क्लेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनको उपग्रह बोलते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, जो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तारे का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। तो जो तारा है जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है, उसका जो चक्कर लगा रहा है उसे ग्रह बोलते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है उसे उपग्रह बोलते हैं। अब बात आ जाती है सौरमंडल की। आकाश में सूर्य और उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, जिसके जो हमारा सौरमंडल है उसके सेंटर में सूरज है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहों की बात करी जाए तो 8 ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। ये जो है, और चक्कर लगाने वाले में इसमें उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह भी है, मैंने जैसे बता दिया। और इस सबके समूह को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। यदि सूर्य से इनके दूरी के क्रम में अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहला है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप नोट्स पे इसका हिंदी लिख लेना, ये आपको पता होना चाहिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कभी कभी इंग्लिश में भी उसी का मतलब रोमन फॉन्ट में ही हिंदी वाला पूछ देता है, नेपच्यून लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, अब सूर्य के बारे में, चूंकि सूरज जो है हमारे सौर मंडल का सेंटर है, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। और जो मैंने 6ठी कक्षा में दी गई है उतना ही चीज़ें मैंने इसमें प्रोवाइड कराया गया है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की मैंने कोशिश नहीं करी है, क्योंकि हमें धीरे धीरे जानकारी लेनी है।
ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखना। सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश एकमात्र स्रोत है कौन? सूरज। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी 8 ग्रह जो है एक इलेप्टिकल जो है पाथ पे इसका चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, जिसको कक्षा कहा जाता है। ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। फिर आ जाता है अगला इसका बुध, सूरज के सबसे नज़दीकी तारा है और यह ग्रह है, और यह 88 दिनों में सूरज की परिक्रमा करता है। आपको ध्यान में रखना, जो ग्रह जितना नज़दीक रहेगा उसकी परिक्रमा अवधि उतना ही कम रहेगी, सूरज की परिक्रमा की अवधि, और जो जितना दूर जाते जाएगा उतना ही परिक्रमा अवधि जो है इसकी बढ़ती जाएगी। एक क्लिक बिट आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, ऐसा सोचो। और उसके बाद आता है शुक्र। इसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है, जिससे इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। तो कभी कभी फैक्ट्स ये पूछ देता है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, उसे कौन सा है? ये शुक्र है, ठीक है, वेनस है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में आ जाते हैं। दूरी के अनुसार सूरज से तीसरा ग्रह आपने देखा, बुध, शुक्र और पृथ्वी के समान है, तो इसे अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ और वेनस को एक दूसरे के जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। सूरज के मतलब दूरी के अनुसार सूरज से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अपने ध्रुवों की ओर ये चिपटी हुई है। देखिए पृथ्वी ऑब्वियस, हमारे तो जो सनातन ऋषि रहे हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है कोई चपटाकार वगैरह नहीं है, गोलाकार है और थोड़ा सा ऊपर से दबी हुई है, जैसे नारंगी ऊपर से और नीचे से दबा रहता है, ठीक है, जिसे हम भू आभ बोलते हैं। इसकी 2/3 हिस्से पर पानी है और अंतरिक्ष में से देखने पे ये नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमने पृथ्वी देख लिया और इसका उपग्रह देख लेते हैं, जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और देखो यहीं से उठा के पूरा स्टेटमेंट ही एक MCQ के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, आप जितना रोमांचित होकर जितना तथ्यात्मक जानकारियाँ क्यूरियस माइंड से ग्रहण करोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो आपको लगेगा कि इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसकी पृथ्वी से दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर के बराबर है। यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा जो है दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए हमेशा पूछा जाता है, रीजनिंग और असर्शन में ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब बात आ जाती है क्षुद्र ग्रहों की, जिसे एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं। ये तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो छोटे पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्षुद्र नहीं, ये जो है होता है ना, ये वाला श, ये क और श के मिश्रण से बनता है। तो उच्चारण भी हम सीखेंगे हम अपने प्रिपरेशन के साथ साथ। तो इसे क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। श वाला उच्चारण कीजिए, ठीक है। जो ये वाला श होता है ना, ऐसा उच्चारण करना चाहिए इसका। तो इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बहुत बार ऐसे प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे मैप में दिया गया है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है और ये जो है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। इसी पट्टी को मतलब वो करते हुए, फॉलो करते हुए ये सूरज की परिक्रमा करते हैं। अब ये बने किससे होते हैं? देखो यहाँ पे अक्सर जो है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में आपको जो है कठिनाई होगी। ये दोनों की जानकारियाँ जो है एक दूसरे में कोलैप्स करने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्रिस्टल एंड क्लियर माइंड के साथ पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये मंगल के और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और ये मुख्यतः ग्रहों के भाग होते हैं जो वर्षों पहले ऐसा बताया जाता है कि विस्फोट के बाद ये टूट के ग्रहों से अलग हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेटेओराइड के बारे में बात करते हैं, उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करने वाले मतलब पिंड हैं, लेकिन ये ग्रहों से नहीं टूटे हैं। ये जो है पहले ही जब निर्माण वगैरह हो रहा था तो ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये पृथ्वी के नज़दीक आने के क्रम में कभी कभी ऐसा आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि आज ये फलाना उल्का पिंड टकराने वाला है पृथ्वी से, तो लोगों के बीच बहुत ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्या होगा, हम लोग मर वगैरह तो नहीं जाएंगे, और उसको विक्षेपित किया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है। वो आगे की क्लासों का चर्चा का विषय है, बाद में बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जब पृथ्वी पे कभी कभी टकरा जाते हैं, इनका विक्षेपण नहीं हो पाता है इसके ऑर्बिट से, पृथ्वी के ऑर्बिट से, तो ये पृथ्वी पर जब टकराते हैं तो वहाँ पे गड्ढा वगैरह भी बना देते हैं।
ठीक है। और कभी कभी जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, पृथ्वी की तरफ आने के क्रम में जो वायु से घर्षण होता है, उस घर्षण के द्वारा ये जल जाते हैं, तो जिसे हम टूटता तारा वगैरह भी कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब बात आ जाती है मिल्की वे की। आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि आंख खोलो और आसमान में देखो, तो आसमान में देखा होगा कि असंख्य तारों का बहुत ही घनिष्ठ समूह है और एक सफ़ेद पट्टी सी आपको दिखाई दे रही है, उसी पट्टी को बोलते हैं हम मिल्की वे। सौर मंडल, आपका जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, इसका एक भाग है। यह करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ऐसे लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो सोचो आप, केवल हम ही एक पृथ्वी नहीं है, हमारा ही एक सूरज नहीं है, लाखों हैं ऐसे। और हम इतना ही में अभी सीमित हैं। अभी मानव सभ्यता इतने हजार साल पुरानी हो गई, लेकिन अभी तक हम चांद को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जबकि ये संख्या तो असंख्य है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इससे संबंधित इस पार्टिकुलर चैप्टर से जो हमारा पहला चैप्टर है, कुछ अन्य तथ्य हैं, आप ध्यान में रखो। पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, रिंग के आकार की आकृति दिखाई देती है। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? सूरज से बहुत दूर, आकार में बड़े और गैस तथा तरल पदार्थों से बने ग्रह को बाह्य ग्रह बोला जाता है। ये छोटे छोटे जो है तथ्य है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ये काफ़ी पहले ही इन्होंने बोल दिया था। और बाद के वैज्ञानिक लोग जो है वेस्टर्न जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उनके समूह के द्वारा खोज किया गया, तो वो कहते हैं कि हमने खोज करा। प्रकाश की गति आप सबको मालूम है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है ग्लोब। इसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पृथ्वी गोलाकार है, तो पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था, मॉडर्न सभ्यता की बात करें, कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो ऋषि थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है और ये सूरज की परिक्रमा करती है। ये अपने अक्ष पे घूमती है, जिसे दिन और रात होते हैं, और सूरज की परिक्रमा लगाती है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। ये पहले ही बताया जा चुका था। लेकिन मॉडर्न मानव सभ्यता में जो वेस्टर्न का काल है, वेस्टर्न सभ्यताओं का काल है, पश्चिमी देशों का काल है, उनमें तो ये था, पहले वहाँ पे धर्म का काफ़ी वर्चस्व था, ईसाईयत का। तो वे लोग मान के, जो धार्मिक गुरु थे, वे लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज इसकी परिक्रमा वगैरह लगाता है, ये किसी की परिक्रमा नहीं लगाता है। ये धार्मिक इसी तरीके का डॉगमेटिक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करी गई थी। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित हुई और वैज्ञानिक आगे उभर के सामने आए और उन्होंने कहा कि ना भैया, पृथ्वी गोल है और ये सूरज की परिक्रमा लगाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें विवाद हुआ। फाइनली डिसाइड हुआ कि पृथ्वी गोल है। अब ये गोले का मतलब क्या समझते हो? कि मान लो ये गोला है, ठीक है, मैंने ये गोला ले लिया, तो ये गोले का मतलब क्या? आपको ऐसे रख दूं तो आप गोले का मतलब ये समझते हो कि गोला ऐसे स्ट्रेट है। लेकिन अब इसको एक एक्सिस पॉइंट दे दिया जाए, एक एक्सिस दे दिया जाए, मान लो कि इसको मैं एक एक्सिस दे दूं जो इसके आर पार गुजरती है सीधी लाइन, तो पृथ्वी ऐसे ना होके इसका एक्सिस, जो एक्सिस इसको समझो, जो मेरी दोनों उंगलियां हैं इसको होल्ड करके रखी हुई हैं, ये एक्सिस ऐसे है, टिल्टेड है, और इसी के सहारे जो है पृथ्वी खुद अपने, मतलब इसको अक्ष बोलते हैं, पृथ्वी घूमती भी है और सूरज की परिक्रमा भी लगाती रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी अवस्था को आप हमेशा कंसीडर करना, तब आपको दिन और रात की अवधि समझ में आ जाएगी, पृथ्वी की दैनिक गति समझ में आ जाएगी, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, ये काल्पनिक रेखा खींची गई जिसको अक्ष माना गया। अब इसको पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के लिए एक और काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। यह पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपरी हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और दक्षिणी हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो इस इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और इक्वेटर के इसी सेंटर से ये किसी मतलब जगह के मापने का संदर्भ बिंदु होता है, और उसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वे इक्वेटर के समानांतर होती जाती हैं, जिसे अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाओ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जाओगे तो ये धीरे धीरे नॉर्थ पोल तक पहुँच जाएगा।
ठीक है। फिर इसे नीचे आओगे, 90 डिग्री नीचे आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिट्यूड बोलते हैं। मैंने पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, इसे परितः घूमती, इसके परितः घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत-वृत्त भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। विषुवत-वृत्त के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अक्षांश विषुवत-वृत्त की समानांतर रेखाएं हैं जो स्थानों की स्थिति बताने का संदर्भ बिंदु हैं। मैंने पहले ही बता दिया, मैं पढ़ के भी आपको बता दिया। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आपको पता होनी चाहिए। इक्वेटर, अब इसको सीधा करके पढ़ने के लिहाज से सीधा कर दिया गया। अब ये इक्वेटर है, विषुवत-वृत्त है जो 0 डिग्री है, इससे 23.5 डिग्री उत्तर जो अक्षांश है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बता दे रहा हूं ताकि आसानी हो और आगे के लिए भी याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जिसका सिचुएशन कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है, नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, फिर 66.5 डिग्री उत्तर को जाओगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल, जिसका क्या नाम है, आर्कटिक वृत्त नाम है इसका। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। फिर 90 डिग्री पर जाओगे तो आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। फिर यह, अब इक्वेटर से साउथ में जाओ, नीचे जाओ, ऐसे मापा जाता है ना, उत्तर को नॉर्थ, मतलब ये ऊपरी लाइन को नॉर्थ बोला जाता है और दक्षिणी लाइन को साउथ बोला जाता है। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये ध्यान में रखना, इस मतलब रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो अब ये इक्वेटर हो गया, इससे नीचे जाओगे तो ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, और इससे फिर उतना ही मतलब इक्वल पॉइंट पे जाओगे, 23.5 डिग्री उत्तर जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब साउथ जाओगे इक्वेटर के तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर यहाँ से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जाओगे इक्वेटर से तो ये अंटार्कटिक सर्किल मिलेगा, और अंततोगत्वा आपका साउथ पोल 90 डिग्री पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, इसे ध्यान में रखना। अब इसी अक्षांश रेखाओं के लिए जो है आप कुछ इससे एफिलिएटेड कुछ और पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें जो है सूरज की रोशनी लगभग सालों भर बराबर पड़ती रहती है, सालों भर, लगभग की बात कर रहा हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 33 डिग्री, थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन होते रहता है इसमें, डिग्री पे ज़्यादा ध्यान मत देना। 33.5 डिग्री उत्तर और 33.5 डिग्री दक्षिण, ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। ठीक है, फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ये आर्कटिक सर्कल मैंने बताया, इसके बीच का कटिबंध क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण दिया, शीतोष्ण कटिबंध इसे बोलते हैं। फिर जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते जाओगे तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है। इसी तरीके के नीचे आओगे तो ये 33.5 डिग्री या 23.5 डिग्री कुछ भी मान लो, और 66.5 डिग्री कुछ भी मान लो, का मतलब क्या, कुछ और नहीं, 55.5 डिग्री नहीं मान सकते हैं। देखो होता क्या है कि सूरज की रोशनी जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होती रहती है। आगे के क्लासों में इसे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये थोड़ा बहुत डिग्री इधर उधर हो जाता है, 5 डिग्री 10 डिग्री, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो 33.5 डिग्री दक्षिणी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल के बीच का रीजन जो है ये क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। फिर अब ये जो अंटार्कटिक सर्किल है और साउथ पोल है, इसके बीच की जो ये एरिया है इसके बीच का, इसके बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये याद हो गया कि दक्षिणी शीत कटिबंध किन किन अक्षांशों के बीच बैठा हुआ है। ये सब सारे साइंटिफिक या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक बार आप इसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर ही सूरज वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं।
ये वाला जो एरिया होता है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यही मात्र ऐसा एरिया है जिसमें वर्ष में एक बार किसी न किसी स्थान पे सूरज की रोशनी जो है दोपहर में सिर के ऊपर पड़ती है, बाकी इसके अलावा कहीं और नहीं। तो ध्यान में रखना, यहाँ से बीपीएससी पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल लगा सकता है। ये एक्सट्रीम वर्ड है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, बीपीएससी के माइंडसेट को कवर करवाएंगे आपके द्वारा, तो मतलब एमसीक्यू के द्वारा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हमारा एमसीक्यू काफ़ी रिसर्च बेस्ड होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप गलती करो, लेकिन आप मेरी कोशिश को यदि नाकाम बनाते हो कि आप गलत ना हो, आप सही हो जाओ, वहीं आपका सक्सेस है और अंततोगत्वा बीपीएससी आप फोड़ दोगे माय डियर फ्रेंड। ये बात ध्यान में रखना। सूरज ध्रुवों की तरफ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब ये मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं हालांकि बता देता हूँ। एक बात बताओ, जैसे ये मैंने बता दिया कि ये एक्सिस है और ये झुकी हुई है, ठीक है, ये झुकी हुई है पृथ्वी, ठीक है, ऐसे ऐसे झुकी हुई है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे झुकी हुई है, और यहाँ से टॉर्च की रोशनी मारूँ मैं, तो ये कुछ एरिया होगा। टॉर्च की रोशनी क्या सेंट्रलाइज जाएगी, फोकस जाएगा यहाँ पे, तो कुछ एरिया होगा यहाँ पे, ये पृथ्वी के इस हिस्से पे, कि ये डायरेक्ट यहाँ पे फोकस पड़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे, तो वो जो पेंट्रेशन है प्रकाश का, वो कम होते जाएगा ना। जैसे ये मान लो कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और सामने से क्या लाइट आ रही है, तो ये लाइट यहाँ तक, यदि साउथ पोल की बात करें तो यहाँ तक जाने में इसको काफ़ी समय लगेगा या न भी पहुँच पाएगी, क्योंकि ये जो प्रकाश का स्रोत आ रहा है इधर से, इससे ये काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इसीलिए इसके कुछ हिस्सों पे जो है आपको सूरज की रोशनी पड़ती है, कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ती है। और यही बता रहा है कि ध्रुवों की तरफ सूरज की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान कम होता है, और इसीलिए ध्रुवों पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है, ठीक है। जब प्रकाश पड़ेगा तो डायरेक्ट 6 महीना तक पड़ेगा, और जब नहीं पड़ेगा तो 6 महीना तक नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव बीच, ठीक है, फिर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव बीच, ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है, जो कि मैंने पहले बताया और नोट्स में जो है प्रिसाइज क्रिस्प रूप में इसे लिख दिया गया है। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, शीत कटिबंध है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। ये देखो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल, ये क्या है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। फिर ये यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल, ये क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये आप मैप की स्टडी आप खुद कर लेना। और अब देशांतर की बात बोलते हैं, देशांतर की, हमने लैटिट्यूड समझ लिया, अब देशांतर की बात कही जाती है। देखिए देशांतर जो है, ये रेखाएं अर्धवृत्त हैं। अब हमने ऐसे जब इस सर्किल पे ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो ये क्या है, एक तो ये हो गया आपका विषुवत सर्किल, और इसके ऊपर नीचे जो भी इसके पैरेलल लाइन खींची गई हैं सर्किल अवस्था में, ये सब क्या हो गए, इसके समानांतर हो गए। और ये सब क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर जब इसको ऐसे पैरेलल ऐसे खींचा जाए, ऐसे इसके सीधे सीधे, तो इसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मैंने ठेठ नॉर्मल बच्चों वाली भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ताकि एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए और आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त हैं, और इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ये देशांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ये लाइन, ये पूरी लाइन नहीं दर्शाता है, ऐसे पूरा नहीं दर्शाता है, बस यहाँ से ये इक्वेटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसी को मिलाने के लिए ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, ये क्या हो गया, ये देशांतर हो गया। फिर हम डिग्री मापते जाएंगे और देशांतर को ऐसे खींचते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ध्रुवों की, मतलब ये अर्धवृत्त हो गया, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ये दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और यहाँ पे देखोगे ध्रुवों पर आके सारे यामोत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं सेंट्रलाइज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सबका लेंथ, सारे देशांतर रेखाओं का लेंथ जो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अक्षांश रेखाओं का लेंथ जो है हमेशा बराबर नहीं होता है। अब जो आर्कटिक वृत्त है, क्या वो इक्वल होगा विषुवत वृत्त से, क्योंकि दोनों अक्षांश रेखाएं ही हैं, नहीं होगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखना। 0 डिग्री देशांतर पर प्रमुख यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर रेखा बोलते हैं। ये पूरे पृथ्वी को पूरब और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। अब ये यामोत्तर रेखा, टाइम मेरिडियन की बात की जाती है, इसे क्या बोलते हैं। देखो अब जब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगी, तो अब बात करी गई कि भैया हम समय को कैसे मापेंगे। तो एक तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा ना, कुछ ऐसी रेखा ले लो जिसके उत्तर में हम पूरब बोलेंगे, जिसके पूरब में हम पूरब बोलेंगे, पश्चिम में मतलब जिसके दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ हम
क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। तो इन्होंने 0 डिग्री को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, 0 डिग्री लाइन को, जो कि प्रधान यामोत्तर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है। और उसी के समकक्ष, उसी के यदि आप इधर जाओ दाएं तरफ तो पूरब और बाएं तरफ पश्चिम माना गया। ठीक है, तो ये देखो सेंट्रल मेरिडियन इसे बोला गया, ये सेंट्रल मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इसको बोला गया है। अब इसके इधर जाओ तो ये क्या हो गया, पूरब हो गया, और इसके इधर जाओ तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये वेस्ट ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। अब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप खुद से एक बार पढ़ोगे भी तो बहुत कॉम्प्लिकेशन अगर लग गया होगा कि बहुत सारे तथ्य मिलने लगे, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, पानी वानी पी लो, फिर आगे की वीडियो को जो है वो करो, आगे ले जाओ। फिर अब देशांतर और समय की बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, मैंने शुरुआत में ही बताया। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब की हों, अच्छा जो ये प्रधान यामोत्तर रेखा है ना, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच में जहाँ पे ब्रिटेन की वेधशाला है, राजकीय वेधशाला ग्रीनविच जगह है, वहीं से होकर गुजरती है। तो और ये पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, मैंने आपको बता दिया। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उनका समय आगे, और जो पश्चिम में है उनका समय जो है पीछे होता है। ग्रीनविच वह स्थान है जहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है, और यहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी कितना घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब अपने अक्ष के सहारे 24 घंटे में घूम जाती है। तो एक देशांतर घूमने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है, देखो 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। अब इसको मिनट में 60 से यदि इसको वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और भाग दो, तो आपको निकलेगा कि एक देशांतर ये 4 मिनट में घूम जाती है। और ये ध्यान में रखना, एक देशांतर घूमने में इसे 4 मिनट का समय लगता है, जिस पे एक मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन भी 2 पूछा गया था इस बार के 69 बीपीएससी में। आज 7वीं कक्षा में है वह, और 8वीं कक्षा में उसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, वैसे सारे प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा पर समय को ही संपूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वैश्विक लेवल पे ग्रीनविच से खींची गई रेखा है, प्रधान यामोत्तर है, उससे हम वैश्विक टाइम मापते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट लेके। अब मान लीजिए जिन देशों का विस्तार ज़्यादा है, जिनका जो है स्टेज ज़्यादा है, देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, तो क्या उनको मतलब एक वैश्विक लेवल का जो रेफरेंस पॉइंट है उसी को लेके मापेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि पूरब में जाते हैं तो क्या होता है, समय बढ़ता है, पश्चिम में समय घटता है। ठीक है, क्योंकि सूरज भी और पृथ्वी अपने अक्ष पे नाचती रहती है, और नाचते नाचते सूरज की भी परिक्रमा करती रहती है, तो ये समय हमेशा बदलते रहता है। तो इसीलिए हर एक देश जो है नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, एक प्रधान यामोत्तर रेखा को ले लेते हैं और उसी को रेफरेंस मान के अपने यहाँ के अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का टाइम मापते हैं। तो इंडिया का वो रेखा कौन सा है, ये 82.5 डिग्री देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। हमारे देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसमें समाहित की गई हैं। अब इसमें आ जाती है पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो खुद अपने अक्ष के सहारे घूमते रहता है, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, और जो घूमते घूमते मतलब घूर्णन बोलते हैं, नाच रहा है तो घूर्णन, और घूमते घूमते परिक्रमा कर रहा है तो उसे परिक्रमण गति बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मैंने पहले ही बता दिया। कक्षीय सतह से ये 66 डिग्री का कोण बनाता है। और कक्षीय सतह क्या होता है, कक्षीय सतह एक स्थल होता है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। मान लीजिए कि एक ये लाइन है, एक ये सेंटर, ये मतलब एक लाइन है, इस लाइन को ऐसे खींच दो, 360 डिग्री घुमा दो, तो एक सतह का निर्माण होगा ना। तो इसी सतह को जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय सतह बोलते हैं, या कक्षीय समतल या कक्षीय स्थल बोलते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त हो गया, एक तरफ इसके दिन है और एक तरफ इसके रात है, इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है, जो भी मतलब पृथ्वी एक घूर्णन काल जितना समय लेती है अपने अक्ष के सहारे घूमने में, उसको दिन कहते हैं, पृथ्वी का दिन। पृथ्वी के घूर्णन को पृथ्वी की दैनिक गति भी बोलते हैं, और इसी गति के कारण दिन और रात जो है होता है, यह गति दिन और रात के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वो
365 दिन का होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है, ठीक है। यहाँ 1/4 का मतलब इसे हम उससे घंटे से डिवाइड करेंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है ना, तो 1/4 दिन का मतलब 1/4 गुने 24, ये 6 घंटे। तो 365 दिन और 6 घंटे का जो है लगभग 1 साल होता है। लेकिन हम अपने मतलब सुविधा के दृष्टि से 6 घंटे को हटा देते हैं और 365 को ही कंसीडर करते हैं। और यही 6 घंटे जब 4 साल इकट्ठा हो जाता है तो वो एक दिन बन जाता है, 24 घंटे के बराबर हो जाता है। और वो फरवरी के महीने में जो कि नॉर्मल 28 दिन का होता है, उसमें एक दिन ऐड किया जाता है और ये 29 डेज का बन जाता है, ठीक है, जिसे लीप ईयर बोलते हैं। 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं, नॉर्थ सोलास्टिक बोलते हैं। वहीं यह स्थिति जो है दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को होती है। ये मैप स्टडी कर लेना, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे चमकती हैं। अब मान लो कि मैंने ये गोला बताया, ठीक है, और यहाँ पे सूरज की प्रकाश आ रहा है और सूरज ये क्या हो रहा है, ये सूरज का परिक्रमा कर रहा है और अपने अक्ष के सहारे ये गोला नाच भी रहा है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि ये सूरज के सामने होगा, ये डायरेक्ट प्रकाश प्राप्त करेगा। तो जो हिस्सा डायरेक्ट प्रकाश प्राप्त करेगा उधर गर्मी वगैरह होगी और उधर समर होगा, और जो इसके पीछे होगा वहाँ पे ठंडी होगी, ठीक है। और झुकी हुई होती है ना, तो कभी नॉर्थ वाला हिस्सा जो है, नॉर्थ गोलार्ध वाला जो है, इसके सामने आ जाता है। और कभी ऐसे ऐसे नाचते आएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध, इसका साउथ गोलार्ध वाला हिस्सा जो है ये उभर के ऐसे सूरज की तरफ रहता है, तो ये आ जाएगा। तो कभी इधर गर्मी, कभी इधर ठंडी, कभी इधर गर्मी या कभी इधर ठंडी, मतलब रिवर्स प्रोसेस होते रहता है। यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसमें एक ऐसी अवस्था आती है 21 मार्च और 23 सितंबर को कि सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूरज की ओर नहीं झुकता होता है। तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। तो विषव का जो डेट है ये याद रखना, फैक्चुअल पूछता है कभी 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये थे 3 चैप्टर्स का संकलन। क्यूरियस माइंड के साथ तथ्यों का संग्रहण करें, अपने माइंड में बार बार प्रश्नों को उजागर करें। एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जरूर खरीद के रखना, ये बार बार उभर के आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन होगा और इस तरीके से हम आगे चलते रहें तो आपके लिए ये जो जर्नी है सिविल सर्विसेज की ये आसान हो जाएगी। तो अपने अन्य फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।